अगर आपने मुंबई के जे विलार जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड से सफर किया हो या लोकल ट्रेन से भांडुप स्टेशन के जस्ट पहले थोड़ी बाहर नजर लगाई हो तो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर में रात को कभी कोई लाइट जलते हुए आपने देखी नहीं होगी, कभी कोई गाड़ियां इसके अंदर बाहर होते हुए नजर नहीं आई होगी और ये पूरी बिल्डिंग धूल से सनी हुई ही नजर आती है। ये है द छेदी मुंबई, जो एक 316 कमरों का 5 स्टार होटल होने वाला था। लेकिन डिफेंस इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज और कई दूसरे इश्यूज के चलते रियल एस्टेट सेक्टर के रिस्क को ये हैंडल नहीं कर पाया और ये अबैंडन हो गया या इसे समय के भरोसे छोड़ दिया गया। जनरली जो अबैंडन बिल्डिंग्स होती है वो एक समय पे वाइब्रेंट होती है, उसमें लोगों का आना जाना होता है, बिजनेस कंडक्ट होता है, लोग रहते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग ने कभी वो समय देखा ही नहीं, क्योंकि ये कभी भी शुरू ही नहीं हो पाई और इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो छेदी मुंबई एक हाई स्टेक्स कहानी है जहां पर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस इन्वॉल्व है। ये 316 कमरों का एक लग्जरी होटल होने वाला था जो कि आज इनकम्प्लीट है और फ्यूचर इसका अनसर्टन है। और इसकी कहानी शुरू होती है 2010 के दशक में। दोस्तों, राजेश लाइफ स्पेसेस नाम की एक प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी मुंबई में एग्जिस्ट करती थी और इन्होंने प्लान बनाया मुंबई के कांजूर मार्ग में इस लग्जरी होटल को बनाने के लिए। और ये स्पेसिफिकली बिजनेस एंड लीजर ट्रेवलर्स दोनों को केटर कर रहा था। देखा जाए तो ये एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं था और कनेक्टिविटी के मामले में भी ये काफी अच्छे से लोकेटेड था। पवई लेक के यहाँ से सीनिक व्यूज मिल पाते और ये काइंड ऑफ मुंबई के सेंटर में भी था, जिसके कारण ये एक अच्छा डिसीजन बन सकता था और एक वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाने का विजन रखा गया। 2016 तक राजेश लाइफ स्पेसेस ने जनरल होटल मैनेजमेंट जीएचएम नाम के कंपनी के साथ में पार्टनरशिप सिक्योर कर ली थी। ये कंपनी एक सिंगापुर बेस्ड लग्जरी होटल ऑपरेटर थी और अपने छेदी ब्रांड के लिए वो जाने जाते थे। इन्होंने छेदी मुंबई के नाम से एक ब्रांड तैयार किया और जेवेलर में लोकेटेड ये एरिया जो है, यहाँ पर मुंबई का पहला छेदी बनाने का डिसीजन लिया गया। वैसे अगर आप थोड़ा रिसर्च करो तो आपको नजर आएगा मिडिल ईस्ट में, सिंगापुर में और कई दूसरे लग्जरी ट्रैवल डेस्टिनेशंस पर इस ब्रांड के होटल्स आपको देखने मिलेंगे। और प्लान ये किया गया कि 2016 में ही इस होटल की सॉफ्ट ओपनिंग हो जाएगी और यहाँ पे आने वाले समय में अराउंड 2 से 3 साल बाद इस होटल की ऑफिशियल ओपनिंग हो जाएगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू तो काफी तेजी से हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही लीगल ट्रबल्स में फंस गया। दोस्तों, शुरू होती है मुश्किलें 2017 में, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि इसका कंस्ट्रक्शन काफी तेज से हुआ था। जनरली 4, 5, 6 साल लगते हैं इतने बड़ी बिल्डिंग को बनने के लिए, लेकिन एक अच्छी ब्रांड पार्टनरशिप, इनके खुद के पैसे और अच्छी सिक्योर्ड फंडिंग की वजह से यहाँ पे पैसे की कमी नहीं थी कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान और इसलिए बहुत तेजी से ये स्काई स्क्रेपर जो है वो बन गया। लेकिन 2017 में इस प्रोजेक्ट को एक लीगल नोटिस आता है और एक सिग्निफिकेंट लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामने से करना पड़ता है। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है इसके काफी पास में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट नेवल कॉलोनी है, जिसे कांजूरमार्ग के नेवी नगर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे रॉकेट कॉलोनी भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली नेवी के स्टाफ का ये रहने का इलाका है जो कि काफी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के अंदर घिरा हुआ है। आप जानते ही होंगे कि मिलिट्री जोन्स के आसपास में कंस्ट्रक्शन करने पे भारत में कई रूल्स एंड रेगुलेशंस है और इसी की वजह से नेवी ने इस होटल के कंस्ट्रक्शन को रोकने की रिक्वेस्ट की थी। ऑब्वियसली एक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट से ऐसी नोटिस आने के बाद में काम को रोकना पड़ा, लेकिन ऑब्वियसली ये कोर्ट भी गए क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट्स इनके पास में सिक्योर थे। 2018 तक सिचुएशन और वर्स बन गई और डिलेज बड़े होने लगी। डेवलपर्स को एक लीगल मेज में से गुजरना पड़ा क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री और नेवी से क्लियरेंस लेना एक मुश्किल चैलेंज बन गया था और प्रोजेक्ट के फ्यूचर पे सवाल आ रहा था। लेकिन 2019 में फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग की, जिसमें कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि पहले ही एक हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट को ये जजमेंट दिया गया था कि वो कांजुमा के आसपास के अंदर के प्रोजेक्ट्स में इस तरह के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इसलिए भी यहाँ पर ये लागू होगा। वैसे दोस्तों, यहाँ पर एक टेंजेंशियल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत के अंदर कई शहरों में ये देखा गया है कि जो ये डिफेंस कॉलोनीज होती है, कंटोनमेंट्स होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन को काफी आगे बढ़ने देते हैं कोई लीगल नोटिस भेजने के पहले। बड़े बड़े डेवलपर्स जैसे गोदरेज वगैरह को भी इन इश्यूज का सामना करना पड़ा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के पहले एनओसी
पॉलिसीज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब बिल्डिंग अच्छी खासी बड़ी हो गई तब डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के द्वारा नोटिस भेजा गया, फ्लोस को कम करने की बात की गई, कभी कभी पूरी बिल्डिंग्स को इलीगल बता दिया गया वगैरह वगैरह। कुछ चीजें जो है वो कोर्ट के थ्रू सॉर्ट हो जाती है, लेकिन कुछ चीजों में ये मेयरली बुलिंग की तरह बन जाता है। इस वाले केस के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि इसी तरीके का एक सिमिलर केस इसी एरिया में हुआ था जहां पर रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरीके के नेवल ऑब्जेक्शंस को जो है स्टैंड नहीं किया गया था, और सिमिलर चीज एक होटल ही क्यों ना हो उसके ऊपर भी लागू हुआ, जिसकी वजह से 6D मुंबई के कंस्ट्रक्शन पे लगे हुए रिस्ट्रिक्शन से इस प्रोजेक्ट को मुक्ति मिल गई। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आई फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर। दोस्तों देखो, ये कानूनी चीजें तो निकल गई 2019-20 के समय में, लेकिन राजेश बिजनेसेस और लीजर होटल्स, जो कि राजेश स्पेसेस का एक हॉस्पिटैलिटी आर्म था, इनको एक मेजर लिक्विडिटी क्रंच का सामना करना पड़ा, जहां पर इनकी डेट्स 621 करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे। और ये लोन रिटर्न न करने की वजह से ज्यादातर बैंक्स ने इनको एनपीए डिक्लेयर कर दिया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, रियल एस्टेट में बहुत कम डेवलपर्स आपको ऐसे देखने मिलेंगे जो अपने पॉकेट से ही पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन को फंड करते हैं या अपने सेविंग से फंड करते हो। ज्यादातर बड़े बड़े डेवलपर्स भी जो है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जमीन वगैरह तो खरीद लेते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन को फंड करने के लिए बैंक से उनको शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, और कई बार भारत में इस चीज को मॉर्गेज बोला जाता है, जो कि काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे मिलने वाले लोन्स है। इनफैक्ट छोटे डेवलपर्स को तो हाई डबल डिजिट्स में तक ये लोन मिलते हैं, और फिर कंस्ट्रक्शन जो है इससे फंड किया जाता है, और जल्दी जल्दी अगर सेल्स वगैरह हो जाती है तो उन सेल्स के जरिए जो है लोन्स को जल्दी जल्दी रिटर्न भी कर दिया जाता है। लेकिन जब कोई कंस्ट्रक्शन ऐसे लीगल इशू की वजह से बंद हो जाता है, तब जो ये घड़ी है इंटरेस्ट की वो बननी होती, और इसकी वजह से बहुत जल्दी जो है सिचुएशन हाथ के बाहर चली जाती है और कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी खुद के पैसे से फंडिंग कर रही हो कंस्ट्रक्शन, सेविंग्स वगैरह से, लोन लेकर नहीं, तो उनके लिए कंपैरेटिवली इजी होता है ऐसे लीगल इश्यूज से जाना, क्योंकि वो नेगेटिव में नहीं जाती बल्कि जीरो पे रुक जाती है। लेकिन राजेश बिजनेसेस के साथ में ऐसा नहीं था, और ये जो 621 करोड़ का लोन था ये 3 बैंकों में मेजरली डिवाइडेड था। आईसीआईसीआई बैंक के पास थे 331 करोड़ के डेट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए थे 162 करोड़ के डेट्स, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दी थी 128 करोड़ के डेट्स। अब ऑब्वियसली इसको जो है रिकवर करने के लिए इन बैंक्स ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए आगे खींचा, और 2020 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी की तहत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई। 2020 जो है वो कोरोना का भी टाइम था, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी काफी इश्यूज चल रहे थे, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी लेंडर थी आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने मेजर डेट रिकवरी के लिए आईबीसी कोड के अंतर्गत चीजें ठीक करा के ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया, और यहाँ पे 3 कंपनी सामने आई, यानी कि बेसिकली 3 कंपनीज ऐसी थी जो कि इस पूरे के पूरे काइंड ऑफ खराब हो चुके प्रोजेक्ट्स को खरीदना चाहती थी, इसको रिनोवेट करने के लिए या री इनिशिएट करने के लिए। पहली कंपनी थी संकल्प रिक्रिएशन, 533 करोड़ का इन्होंने ऑफर दिया, इसमें 30 करोड़ रुपए ये अपफ्रंट देने वाले थे, 20 करोड़ रुपए 30 दिन के अंदर देते वो ऑक्शन जीतने के, और टोटल जो है 300 दिन के अंदर 483 करोड़ रुपीस वो चुका देते, यानी कि काफी अच्छा ऑफर ये था रिकवरी के हिसाब से। श्रीराम मल्टीकॉम ये दूसरी कंपनी थी जिन्होंने 474 करोड़ का बिड दिया, जो कि वो 90 डेज के अंदर पेएबल बना रहे थे। और लास्ट में था रेयर एसेट रिकंस्ट्रक्शन को एआरसी, और इसके साथ में एक जेवी थी यानी जॉइंट वेंचर श्री नमन डेवलपर्स के द्वारा, और ये टोटल बिड थी 461 करोड़ अपफ्रंट देने की और 31 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन की। जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, यानी ये सब बैंक्स और जो सरकारी अधिकारी वगैरह मिलके जो है, इन्होंने मार्च 2023 में यूनानिमसली डिसीजन दिया कि रेयर एआरसी और श्री नमन डेवलपर्स को ये बिड जो है वो जितवाई जाए, या काइंड ऑफ ये राइट बड़े सबसे अच्छे बिडर है और सबसे फाइनेंशियली साउंड और वायबल ऑप्शन ये बन के आता है रेजोल्यूशन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके वजह से ऐसा लगता है कि इस होटल को भी एक नई जान मिल जाएगी, एक नई कंपनी आके इसे संभाल लेगी, लेकिन एक कानूनी मोड़ आता है 2024 या पिछले साल। बेसिकली यहाँ पर ये फाइनल ट्रैक पे पहुंच ही रहा था कि एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया। जब भी ऐसी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स होती है तो एनसीएलटी के द्वारा उसको अप्रूव करना होता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ये कहते हुए कि कई सारे प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज इसमें है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स और नॉन कंप्लायंस को यहाँ पे रीजन बताया गया, और इसकी वजह से ये जो जॉइंट वेंचर था रेयर एआरसी और श्रीनमन डेवलपर्स के बीच में, इनको जो है नहीं दिया जाएगा होटल का काम, ऐसा बोला गया। और कंस्ट्रक्शन शुरू करने के बारे में जो कंपनी सोच के कंप्लीशन तक सोच रहे थे वो बातें रुक गई। लेकिन यहाँ पर आगे कहानी बढ़ती है। 2024 के अगस्त में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो बेसिकली इनके ऊपर का अपील कोर्ट आप कह सकते हो, ये जो बॉडी है, इन्होंने एनसीएलटी या उनकी ही खुद के नीचे वाले ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, यानी कि जो क्रेडिटर्स कमेटी ने अप्रूव किया गया रेजोल्यूशन प्लान था इन 2 कंपनीज को कंट्रोल देने के लिए, उसी को सही ठहराया, एनसीएलटी के डिसीजन को रॉन्ग बताया स्टे लाने के ऊपर, और अप्रूवल यहाँ पे दे दिया।
गया। अब ये कानूनी रोलर कोस्टर ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड था, इसकी वजह से टेंशन में प्रोजेक्ट जो है काफी पड़ गया और एक टेम्पररी लीव की था। लेकिन प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म फ्यूचर अभी भी अनसर्टन है। प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में तो काफी डिले हो ही गया है, लेकिन अभी भी ऑनगोइंग चैलेंजेस पूरे रुके नहीं है। तो आगे क्या होगा इस बिल्डिंग का? दोस्तों 2017-18 से लेकर अगर हम बात करें 20-22 तक, तो ये होटल जो है इसका कुछ खास फ्यूचर दिख नहीं रहा था। लेकिन अभी अपीलिएट कोर्ट के डिसीजन, कंपनीज का पैसा इन्फ्यूज करना, बैंक्स को जो एक डिसेंट सेटलमेंट मिलना, ये सब चीजें ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ समय बाद में एक प्रॉपर मालिक वाली कंपनी जिनके पास में पैसा भी है, वो इस होटल प्रोजेक्ट को आगे टेक ओवर कर सकती है, जिसके बाद में बचे कुछ थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट किया जाएगा, रेनोवेट होटल को किया जाएगा और इस रीजन में एक न्यू 5 स्टार होटल जो है देखने मिलेगा। वैसे दोस्तों ये जो 5 स्टार होटल है ये काफी एम्बिशियस था। 316 स्पेशियस रूम्स एंड स्वीट्स यहाँ पर बननी थी, जहाँ पर स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी और लैविश इंटीरियर्स के साथ ये बनना था। फाइन डाइनिंग ऑप्शंस के लिए कई सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे होने वाले थे। वेलनेस के लिए यहाँ पर एक हेल्थ कॉन्शियस गेस्ट के हिसाब से होलिस्टिक स्पा एंड वेलनेस सेंटर बनना था। लेकिन साथ साथ ये मुंबई का पहला होटल भी था जहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड मॉडर्न फिटनेस सेंटर्स जो है वो भी बनाया जाने वाला था। इसके अलावा बिजनेस पर्सनल के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मीटिंग रूम, इवेंट हॉल ये भी जो है डिसाइड किए गए थे। और क्योंकि ये काइंड ऑफ बीकेसी से भी थोड़ा नजदीक था, एयरपोर्ट से भी काफी नजदीक था, तो ये ऑब्वियसली एक लैंडमार्क बनता। अभी जब ये खुलेगा आने वाले कुछ समय बाद में, तब ये शायद जिस बूम के साथ में खुलता उससे कई गुना बड़े बूम के साथ खुलेगा, क्योंकि पवई एंड कांजूरमार्ग के रीजन्स भी पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं और इसका फायदा जरूर इस प्रोजेक्ट को भी मिलेगा। हो सकता है इस वीडियो के जरिए कई सारे लोगों को कई ऐसी चीजों के बारे में अभी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो रोड से ट्रैवल करते हुए वो सोचते होंगे इस बिल्डिंग के बारे में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।